हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 9 है हमारा, जिसका नाम है एकता और जागीर। यूनिट नंबर 9 आपका यहाँ पर करवाना है, इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी पीछे के सभी यूनिट आपके हो चुके हैं, आप जाकर उनको देख सकते हो। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये समझेंगे परिचय में कि आखिरकार इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेन दो जो टॉपिक है दोस्तों आपके, वो मेन है एकता और जागीर, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। वही इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक है, और उसी से रिलेटेड और भी टॉपिक है इसके अंतर्गत, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या है कि सल्तनत की सीमाओं के विस्तार के साथ साथ, देखो सल्तनत का जो है ना, उसकी सीमाओं का विस्तार हो रहा था। ठीक है, और उसके लिए क्या है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक नियंत्रण के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके को अपनाया जा रहा था। यानी कि हुआ क्या, साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। अब बहुत बड़े साम्राज्य को संभालना आसान बात नहीं थी, मुश्किलें आ रही थी। तो उसके लिए क्या हुआ था, उसके नियंत्रण करने के लिए, उस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए क्या हुआ, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे थे। और उस अलग अलग तरीके में से जो एक तरीका था वो था एकता। ठीक है, एकता प्रशासनिक व्यवस्था ने क्या किया, सल्तनत की काफ़ी हद तक केंद्रीकरण करने में बहुत मदद की। ठीक है, क्योंकि एकता के रूप में उसको बांट दिया जाता था, और उससे फिर इनका जो काम है वो आसान हो गया। तो हम आगे समझेंगे अब कि एकता और जागीर ये सब क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो टॉपिक जो है हमारा वो है एकता क्या है। ठीक है, यहाँ समझिए, एकता का जो अर्थ होता है वो होता है धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, देखिए होता क्या है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, धन मिलता है। ठीक है, सैलरी में धन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। लेकिन धन के स्थान पर यहाँ पर क्या दिया जाएगा, वेतन के रूप में भूमि दे दी जाएगी। ठीक है, भूमि का टुकड़ा दे दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा साम्राज्य था, उसको कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही थी, तो भूमि दे दिया जाता था टुकड़ों में। ठीक है, और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ, अपने राज्य के विस्तार के लिए इन तरीकों को अपनाया गया, जिसे एकता भू अनुदान व्यवस्था कहा जाता है। अब क्या हुआ, जो जो सम्राट थे, जो राजा थे, वो क्या करते थे, वो भूमि को दे दिया करते थे। लेकिन जिनको वो भूमि मिलती थी, ठीक है, जिनको अधिकार मिलता था कि तुम ये भूमि लो, तुम इससे आय जो है अपनी वो उत्पन्न करो, और साथ में हमारा भी कुछ काम करो उसमें, तो उन लोगों को कहते थे मुक्ति। यानी कि जिनको ये अधिकार प्राप्त होता था, ठीक है, एकता का, जो उनको भूमि मिलती थी, उन्हें मुक्ति कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो है एकता और शासक वर्ग में संसाधनों का वितरण। ठीक है, इसे समझ लेते हैं क्या है इसके अंदर। यहाँ पर देखिए, भूमि से लिया गया कर, भूमि से लिया गया कर यानी कि जो जमीन से लिया गया कर था, वो सल्तनत की आय का एक प्रमुख स्रोत था। आपको पता है, देखिए जो मेन जो इनकी आय का स्रोत था वो था कर, और भूमि से लिया गया कर इनकी आय का एक बहुत ही प्रमुख स्रोत था। अब जो मुक्ति है, मुक्ति कौन थे, एकता धारक, जिनको एकता मिलती थी। ठीक है, तो जो ये मुक्ति है, इनका जो मुख्य काम था, जो मेन काम था इनका, वो था कि अपने क्षेत्र से प्राप्त, यानी कि उनको जो भी क्षेत्र दे दिया गया था, उनके क्षेत्र से जो प्राप्त होगा भू राजस्व, यानी जमीन पर प्राप्त कर। ठीक है, जमीन पर प्राप्त राजस्व, जो भी उनको भू राजस्व प्राप्त होगा उनको जमा करना, और जमा करने के बाद उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ये एकता धारकों का, यानी कि मुक्तियों का मेन काम था। ठीक है, अब एकता व्यवस्था द्वारा क्या हुआ, सुल्तान ने अमीरों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, और अमीरों को क्या हुआ, इस नई वित्तीय व्यवस्था में उनको प्रॉब्लम आने लग गई। तो इससे क्या हुआ, जो सुल्तान थे और जो अमीर थे, उनके बीच क्या हुआ, संघर्ष का कारण बन गया। ठीक है, ये नई व्यवस्था उनके लिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर है हमारे सामने अब जागीर व्यवस्था। तो हमने क्या किया, एकता व्यवस्था को समझ लिया, एकता क्या था वो समझ लिया। अब हम जागीर को समझते हैं। ये भी वैसा ही था, इसमें बस हल्का सा फर्क था, आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं। देखिए, मुगल सम्राट ने भी क्या किया, नगद वेतन के स्थान पर भू राजस्व प्रदान किया, और इस व्यवस्था को जागीर व्यवस्था कहते हैं।
आप सोचोगे ये तो बिल्कुल वैसा ही है इक्ता जैसा, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता था यहाँ पर समझिए, इस प्रदेश के क्षेत्र को जागीर कहते थे, यानी जो भी क्षेत्र दिया जाता था मतलब जो भी क्षेत्र था उसको जागीर कहते थे, और इसको प्राप्त करने वाले को जागीरदार कहते थे। ठीक है, इसमें ये एकता से अलग क्यों था? क्योंकि जागीर व्यवस्था के अंतर्गत भूमि नहीं दी जाती थी। ठीक है, भूमि प्रदान नहीं की जाती थी, बल्कि उसके बजाय भूमि से प्राप्त राजस्व ही दे दिया जाता था उनको। ठीक है, और एकता में क्या था, उसमें भूमि दे दी जाती थी, फिर उससे उनको आय उत्पन्न करनी थी, और उससे सैनिक व्यवस्था और ये सारी चीज़ें भी उनको संभाल कर रखनी थी। लेकिन इसमें क्या था, भूमि नहीं दी जाती थी, बल्कि उसके बजाय यहाँ पर राजस्व दे दिया था, डायरेक्ट राजस्व दे दिया जाता था जागीर वाले में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है आरंभिक चरण यानी शुरुआत का। तो यहाँ पर देखते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझिए। देखिए, मुगल साम्राज्य के शुरुआती काल में, यानी मुगल साम्राज्य का जब शुरुआती काल था, तो बाबर ने अफगान सरदारों को जीते हुए क्षेत्र बांट दिए। उनको क्या किया, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर उनका ओरिजिनल क्षेत्र है, ठीक है, जो उनका है खुद का। उसके बाद जो जीत रहे हैं वो आक्रमण करके, मैंने कहा था ना आपको क्षेत्रीय विस्तार क्या होता है, कि आसपास की जो जगह होती है उनको जीतते चले जाते हैं और क्षेत्र का जो है वो विस्तार हो जाता है। तो जो जीते हुए क्षेत्र थे उनको क्या किया जाता था, बाबर ने क्या किया, अफगान सरदारों को दे दिया और उनको बांट दिया, तो जिसे वजह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी वो जो भूमि का क्षेत्र है जो दे दिया जाता था, बांट दिया जाता था, उसे वजह कहते थे। और जिनको ये क्षेत्र प्राप्त होता था, यानी कि जिनको वो क्षेत्र मिलता था, उन्हें वजहदार कहते थे। ठीक है, अब हुमायूं के काल में भी ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को वहां पर लागू किया गया। अब यहां पर जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है जागीर अवस्था का संगठन। इसको समझिए, ये क्या है। अब देखिए, अकबर के साम्राज्य में भूमि को दो मुख्य भागों में बांट दिया गया। दो मुख्य भाग थे भूमि के, एक था खालसा और एक था जागीर। तो जागीर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, एक बार खालसा को देखिए। देखिए, जो खालसा है, खालसा राज्य की भूमि होती थी, इसमें किसी को भूमि दी नहीं जाती थी, ये राज्य की भूमि होती थी, जिसका राजस्व सीधे राजकोष में जाता था। देखिए, ये अलग क्यों है इक्ता वगैरह से और जागीर से, क्योंकि पहली बात तो ये राज्य की भूमि होती थी, और इससे जो प्राप्त राजस्व होता था, यानी इससे जो भी राजस्व प्राप्त होगा वो किसी के हाथ में नहीं जाएगा। जैसे जागीर में चला जाता था, राजस्व जाता था, तो इसमें क्या है, इसमें नहीं जाएगा, सीधे राजकोष में जमा हो जाएगा। जो राजा का जो फंड होता है, जो राजा के पास चला जाएगा, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, जागीर में क्या था, जागीर में नगद वेतन के स्थान पर भू राजस्व प्रदान कर दिया जाता था। ये तो हमने समझ लिया था जागीर पहले से भी। खालसा आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर और एक चीज है, इसके अलावा जो वास्तविक राजस्व वसूल हो पाता था, यानी रियलिटी में, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो राजस्व वसूल करने का तरीका है वो क्या है, कि सबके ऊपर राजस्व लगा दिया कि भाई भूमि से इतने % राजस्व आएगा, ठीक है, और किसी और जगह से इतना आएगा, और जो व्यापार है इससे इतना आएगा। लेकिन असलियत में कितना आता था, ठीक है, तो असलियत में जो भी राजस्व वसूल हो जाता था उसे कहते थे हासिल, कि इतना हासिल हो गया। उसके बाद देखिए, जागीरदारों की शक्ति ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि जागीरदारों को प्राप्त हो चुके हैं ना अधिकार, तो उनकी जो शक्ति है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए उनका स्थानांतरण होता रहता था, यानी अदला बदली। ठीक है, इसको इस बंदे को अगले में भेज दिया, अगले को दूसरी व्यवस्था में ले आए, इसको अलग उसको अलग, तो उनका स्थानांतरण होता रहता था। ठीक है, यहां पर समझिए। अब जागीरों के विभिन्न प्रकार, जो जागीरें थी वो भी एक टाइप की नहीं हुआ करती थी, अलग अलग टाइप की जागीरें हुआ करती थी। तो अब उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, और वो अलग अलग जो प्रकार है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के जो यहाँ पर होते थे अपने प्रकार यहाँ पर जागीरों के। तो जागीरों के अलग अलग प्रकार समझिए। यहाँ पर वेतन के रूप में प्रदान की गई जागीरों को जागीर ए तनख्वाह कहा जाता था, यानी कि जो भी जागीरें वेतन के रूप में मिलती थी,
यानी कि जो मासिक रूप पर वेतन मिलता है, जो सैलरी मिलती है, उसके रूप में जो भी मिलता था उसको जागीर ए तनख्वाह कहते थे। तनख्वाह अभी भी वर्ड यूज होता है ना, तनख्वाह, तनख्वाह, ठीक है। तो यही है। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि कोई स्पेशल कार्य, ठीक है, कोई स्पेशल उद्देश्य और कार्य से जो भी प्रदान की गई जागीर थी उसे मशरूत जागीर कहते थे। यानी कि एक पर्टिकुलर जो जमीन है उसको एक पर्टिकुलर काम से दिया गया है, ठीक है, तो उसे मशरूत कहते थे। और यहाँ पर देखिए उस समय में क्या होता था, उस समय में कुछ ऐसी भी जागीरें हुआ करती थी जिनको इनाम के रूप में दे दिया जाता था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि राजा का किसी ने क्या किया, कोई चित्रकार आया और उसने राजा की बहुत बढ़िया चित्र बनाया, राजा को वो बहुत पसंद आया, तो अब राजा क्या करेगा, उसे इनाम में जागीर दे देगा। तो उस जागीर को इनाम जागीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, उसे कहेंगे हम इनाम जागीर। अगला है और देखिए, कई ऐसी जागीरें भी होती थी जो जहांगीर के शासनकाल में मुस्लिम कुलीनों को दे दी गई थी, ठीक है। किनके काल में, जहांगीर के शासनकाल में। और किनको दी गई थी, मुस्लिम कुलीनों को। तो इनको कहते हैं अल तमगा, ठीक है, इनको अल तमगा के नाम से जाना जाता था। और ये जो भी जागीर आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, वो सभी जागीरों में क्या होता था, यहाँ पर स्थानांतरित होता रहता था। बताया था ना अभी, क्यों, क्योंकि उनकी शक्तियाँ ना बढ़ जाए। वहाँ पर क्या होता था कि उस समय में जो किसी भी पद पे एक बंदे को, जैसे मान के चलो कोई पद है, जैसे हम मान लेते कोई बड़ा पद है, ठीक है, तो उस पद पे उस बंदे को बहुत दिनों तक नहीं रहने दिया जाता था, क्योंकि फिर उसके हाथ में कंट्रोल में आ जाएगा सब कुछ। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वजीर की, ठीक है, तो वजीर के पास बहुत सारी ताकतें थी, तो उसका मिसयूज हुआ। फिर क्या हुआ, जो वजीर था, वजीर से जो ताकतें हैं वो छीन ली गई और कुछ ताकतें कुछ किसी और अधिकारी के पास दे दी गई। तो ऐसे ही होता था। यहाँ पर समझिए हमारा जो टॉपिक है वह है जागीरों का प्रबंधन। तो इसके ऊपर समझते हैं कि ये क्या था, ठीक है। तो जागीरदारी प्रथा मुख्य रूप से राजस्व वसूली के लिए बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। जो जागीरदारी प्रथा को आखिरकार क्यों बनाया गया था, क्योंकि उससे राजस्व वसूली हो सके, सिंपल सी बात है। और इक्ता को क्यों बनाया गया था, उसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि बड़ी जागीर थी, उसे कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट कर दे दिया गया था, जिससे वह क्या करेंगे, उसे वो कंट्रोल भी कर लेंगे छोटी छोटी जगहों को, और उसके बाद में जो मेन कंट्रोल होगा वो तो मेन बंदे का ही होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वो उससे अपनी आय भी अर्जित कर लेंगे और उसके बाद राजा का भी काम कर देंगे, यानी कि सैनिक व्यवस्था को भी ठीक कर लेंगे। तो इसमें क्या होता था, इसमें राजा का भी फायदा हो जाता था और जिसको वो मिली है उसको भी फायदा हो जाता था। लेकिन अगर हम जागीरदारी प्रथा की बात करें तो इसका जो केवल उद्देश्य था वो था राजस्व की वसूली के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। और आप ये समझोगे कि जागीरदारी और इक्ता जो है, इनको अगर कुछ अधिकार दे दिए गए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये अपनी मनमर्जी चलाएंगे। जो मेन पावर होती थी वो राजा सबके पास ही होती थी, सल्तनत के पास ही होती थी, ठीक है। तो राजकीय नियमों के अनुसार ही, यानी ऊपर से उनको जो भी ऑर्डर मिले हैं उस ऑर्डर के अनुसार ही उनको राजस्व वसूल करना होता था, ठीक है। उनको जो भी अमाउंट बोला गया है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र से या इस विभाग से इतना कर वसूल करना है, तो वो उतना ही जो कर है वो वसूल किया करते थे, ठीक है। जागीरदारों पर नजर रखने के लिए अमीन को बिठाया गया था, ठीक है। यानी वैसा नहीं है कि जागीरदारों को खुला छोड़ दिया गया हो, जागीरदारों के ऊपर कोई हो ना। तो जागीरदारों पर नजर रखने के लिए भी अमीन की नियुक्ति की गई थी कि अमीन उस पर नजर रख सके, ठीक है। अगर हम बात करें, फौजदार इन जागीरदारों की राजस्व वसूली में सहायता करता था। जो फौजदार था वो क्या करता था, जागीरदारों की राजस्व वसूली में कभी कभी सहायता भी कर देता था, ठीक है दोस्तों। तो यही था, ये आपका छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। और इसमें जो मेन है आपको इक्ता और जागीर के बारे में ही समझना था, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। 6000 से ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं।
इसमें आपको जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि वीडियो अपलोड करते ही लिंक हम इसमें डाल देते हैं। अगर किसी बच्चे के पास नोटिफिकेशन ना जाए तो वो यहाँ से देख सकता है। आने वाले टाइम में हम यहाँ पर नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपको कुछ पूछना हो, जैसे कि एक छोटा सा वर्ड होता है किसी चैप्टर में जो हमें समझ में नहीं आता है, या हो सकता है मैंने सही से ना बताया हो, मतलब उसको और डिफाइन करके, तो आप वो पूछ सकते हो मुझे। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे इक्ता अगर समझ में ना आया हो, जागीर, वैसे इक्ता और जागीर तो बहुत ज़्यादा आसान ही थे, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको भी समझ में आ गई यहाँ पर सारी बातें। अब क्या है, वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो आप कर सकते हो एक लाइक, ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हो। और साथ ही अपना जो क्लासमेट्स है आपके, जो भी है जिसके साथ आप पढ़ाई करते हो, जो आपके साथ पढ़ता है, तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आएगा बेल नोटिफिकेशन आइकन, आप इसे प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे सभी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो अपलोड होते ही आपके पास पहुँच जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले नेक्स्ट यूनिट में।